सामान्य साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो बाबा साहब ने 8 शर्तें रखी, उन 8 शर्तों में से कल के अम्बेडकर संदेश में प्रथम शर्त हमने आपको बता दी थी। समान नागरिकता की शर्त बाबा साहब रखते हैं, विस्तार से हमने आपको बताया। आज शर्त नंबर 2, जो कि सबसे बड़ी शर्त है, जो अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने प्रस्तुत की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ज्ञापन के तौर पर। शर्त नंबर 2, समान अधिकारों का अबाध उपयोग। आइए जानते हैं कि समान अधिकारों का अबाध उपयोग कैसे करेंगे। समस्या, उसका समाधान, जो समान नागरिकों का उपयोग करने में अगर बाधा आती है तो उसका क्या निराकरण होगा। बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से बाबा साहब ने हर उस बिंदु को इस ज्ञापन में शामिल किया जिस बिंदु से अस्पृश्यों का, दलितों का, शोषितों का संरक्षण हो सके। सामान्य साथियों, लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का अम्बेडकर संदेश। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरी शर्त जो बाबा साहब रखते हैं, विस्तार से अब हम आपके समक्ष रखेंगे। आज का ये अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 47 से 50 तक। आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। शर्त नंबर 2 जिसकी बात हम कर रहे हैं आज, समान अधिकारों का अबाध उपयोग। दलित वर्गों के लिए बाबा साहब लिखते हैं कि दलित वर्गों के लिए अधिकारों की घोषणा मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। यदि दलित वर्ग समान नागरिक अधिकारों का उपयोग करेंगे तो निसंदेह उन्हें रूढ़िवादी पूरे हिंदू समाज को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दलित वर्ग के लोग ये अनुभव करते हैं कि अधिकारों की ऐसी घोषणाएं केवल घोषणाएं बनकर ही न रह जाएं, बल्कि दैनिक व्यवहार में आनी चाहिए। उन घोषित अधिकारों के प्रयोग में उठने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए उचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान में आप देखते होंगे, कोई संगठन ज्ञापन देता है तो सिर्फ समस्याएं बताता है सरकार को कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे समाज की ये समस्याएं हैं, या हमारे विभाग की ये समस्याएं हैं जो विभागीय संगठन है। समस्या का समाधान कैसे करना है, अक्सर हमने देखा है ज्ञापन में समाधान नहीं होता। लेकिन बाबा साहब के इस ज्ञापन में आप देखिए, समस्या के साथ समाधान का रास्ता भी दे दिया बाबा साहब ने। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो अलग से करने की जरूरत पड़े सरकार को, अंग्रेजों को। बाबा साहब ने न सिर्फ समस्या बताई बल्कि समाधान भी बताया कि आखिर हम जो समान अधिकार हमको मिलेंगे तो हम उसका अबाध या निर्बाध रूप से कैसे उपयोग कर पाएंगे। बाधाएं आएंगी तो उन बाधाओं को कैसे दूर करेंगे, क्या रास्ता हो सकता है। बहुत खास आज का अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी अम्बेडकर संदेश के लास्ट में हम पूछेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको जवाब देना होगा। आपके जवाब से हम समझ जाएंगे कि आपने अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच किया है। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे लिखते हैं, अतः दलित वर्ग का ये प्रस्ताव है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के भाग 2 में अपराध, प्रक्रिया और दंड का प्रावधान करने वाली निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए। नागरिकता नंबर 1, नागरिकता के नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। क्या दंड होना चाहिए वो स्वयं बाबा साहब लिखते हैं ज्ञापन में। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कानून के अलावा अस्पृश्यता के आधार पर आवास, लाभ, सुविधाओं का उपभोग करने, सरायों में ठहरने, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश करने, सड़कों पर चलने, तालाबों और पानी भरने के अन्य स्थानों, कुओं का प्रयोग करने, सड़क मार्ग या जल मार्गों के आवागमन के साधनों का उपयोग करने, सिनेमा घरों, लोक मनोरंजन के अमेरिका में लोक मनोरंजन के जो साधन है, लोक मनोरंजन के स्थानों जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता हो पर जाने से रोकेगा तो वह दंड का भागी होगा, जिसे अपराध के अनुसार
अधिक से अधिक 5 वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए, ये बात बाबा साहब लिखते हैं। दलित वर्गों द्वारा बाबा साहब लिखते हैं अपने अधिकारों के शांतिपूर्वक उपभोग करने में हिंदू केवल बाधाएं ही नहीं डालते, बल्कि उनका सबसे अधिक प्रचलित तरीका सामाजिक बहिष्कार का है। यदि दलित वर्गों के अधिकार कट्टर हिंदुओं को नहीं पचते हैं तो सामाजिक बहिष्कार उनका अचूक शस्त्र है। सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार और किन अवसरों पर किया जाता है, उसका वर्णन बंबई सरकार द्वारा वर्ष 1928 में गठित एक समिति की रिपोर्ट में विस्तार से किया गया है। 1928 की वो रिपोर्ट बाबा साहब ने यहाँ रख दी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जो बंबई सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगर यूं ही बाबा साहब वहां पर अपने द्वारा उस बात को रखते तो शायद कोई भरोसा नहीं करता। कोई भरोसा नहीं करता कि आखिर दलितों पर, अस्पृश्यों पर किस उच्च कोटि का अत्याचार होता है, शोषण होता है, अस्पृश्यता होती है। लेकिन जब सरकार की वैधानिक रिपोर्ट बाबा साहब ने यहां प्रस्तुत कर दी तो किस तरह से बाबा साहब की बात पर पूरा भरोसा करती है अल्पसंख्यक कमेटी, ये आगे हम आपको बताएंगे। बंबई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के बारे में जांच करने और उनके उत्थान के उपायों का सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के कुछ अंश निम्न प्रकार हैं। दलित वर्ग तथा उसका सामाजिक बहिष्कार। यद्यपि सभी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के अधिकार दलित वर्गों को दिलाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के उपचार सुझाए हैं, तथापि हमें डर है, ये सरकार लिखती है, बंबई सरकार लिखती है उस समय, कि उन वर्गों को उन अधिकारों का उपयोग करने में भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहली कठिनाई कट्टर हिंदुओं द्वारा दलित वर्गों पर खुलेआम हिंसा बरपाने की है। ये ध्यान देने की बात है कि गांवों में दलित वर्गों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि कट्टर हिंदू बहुत अधिक संख्या में होते हैं, जो हर कीमत पर दलितों से अपने स्वार्थों और हितों की रक्षा करने में सक्षम है। दलित वर्गों पर कट्टर हिंदुओं की हिंसा पुलिस की कार्रवाई के भय से कम हो गई है और परिणाम स्वरूप ऐसे बहुत कम मामले प्रकाश में आते हैं। दलित वर्गों में आजकल भयानक आर्थिक समस्याएं हैं। प्रेसिडेंसी के अधिकतर भागों में दलित वर्ग के लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं के खेत जोतते बोते हैं तो कुछ उनके यहाँ मजदूरों के तौर पर काम करते हैं। अन्य बहुत से लोग रूढ़िवादी हिंदुओं के खेतीहर मजदूर बनकर अपनी जीविका चलाते हैं और कुछ अस्पृश्यों को उन हिंदुओं के यहाँ नौकरी करके जो अनाज मिलता है उसी से गुजर बसर करते हैं। बहुत से उदाहरण सुनने में आए हैं जहाँ पर सनातनी हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को अपने गांव के दलितों को दबाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया। जब दलितों ने अपने प्राप्त अधिकारों को उपयोग करना चाहा तो कट्टर हिंदुओं ने उनसे खेत छीन लिए, उनको काम से हटा दिया और गांव में जहां उन्हें काम मिलता था उस काम से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार उनके बहिष्कार की योजना इस हद तक बनाई जाती है कि उन्हें सार्वजनिक मार्गों पर चलने भी नहीं दिया जाता। गांव के बनिए से जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। प्रायः दलितों को सामान्य कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता। ऐसी बातें सामने आई हैं कि कुछ दलितों के जनेऊ धारण कर लेने पर, कुछ भूमि खरीद लेने पर, कुछ साफ कपड़े पहनने और गहने पहन लेने पर सार्वजनिक मार्ग से दूल्हे को घोड़े पर चढ़ाकर बारात में ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। हम नहीं समझते अस्पृश्यों को कुचलने के लिए इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार से बढ़कर कोई और हथियार हो सकता है। लाठी डंडा चलाने की बात भी इसके सामने कुछ नहीं बचती, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार बहुत ही भयंकर हथियार है और ये भी घातक है। ये और भी घातक है क्योंकि ये घुल मिल कर रहने की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर ही वार करता है। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुसंख्यकों के इस प्रकार के अत्याचार की वारदातें बहुत सख्ती के साथ दबाई जाएं। यदि हम दलितों के बोलने की स्वतंत्रता और उनके उत्थान की आवश्यकता समझते हैं तो हमें इसकी गारंटी देनी होगी। दलित वर्ग के विचार से उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली मुसीबतों से छुटकारा दिलाने का
केवल एक ही उपाय है कि सामाजिक बहिष्कार कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। इसलिए दलित वर्ग के लोग भारतीय संविधान के 1919 के भाग 11 में ये जोड़ने पर जोर देते हैं कि सामाजिक बहिष्कार पर दंड की व्यवस्था की जाए। तो किस तरह से बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, किस तरह से सामाजिक बहिष्कार पर दंड की व्यवस्था की जाए, तब बाबा साहब लिखते हैं बहिष्कार के अपराध को परिभाषित करते हैं। आखिर बहिष्कार को परिभाषित कैसे करेंगे? कानून के निर्माण के ज्ञाता बाबा साहब आज यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। जब मौका मिला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को अपनी बात रखने का, नंबर 1, इसे बहिष्कार माना जाए जब कोई मनुष्य दूसरे को किसी भी घर में न रहने देता हो, भूमि पर कब्जा लेने से रोकता हो, बेगार या और निम्नलिखित विधि को उपबंध कराता है, किसी मनुष्य को व्यापार करने में बाधा, बर्मा एंटी बायकॉट एक्ट 1922 से। सामान्य साथियों, यहाँ पर हम विधिवत आपको सही बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी घर में नहीं रहने देता हो, भूमि पर कब्जा लेने से रोकता है, बेकार कराता है, किसी मनुष्य को व्यापार करने में बाधा डालता है या किसी से दास्ता कराता है, गुलामी कराता है अथवा उन्हें उक्त सार्वजनिक कार्यों में से किसी को करने से रोकता है अथवा सामाजिक और व्यावसायिक अथवा व्यापारिक कार्यों में रोक लगाकर ऐसे रिवाज थोपता है जो संविधान में घोषित नागरिकता संबंधी मूल अधिकारों के विपरीत है, किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाता है, किसी प्रकार के कष्ट देता है अथवा संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने में कोई बाधा कराता है, बाधा उत्पन्न कराता है। ये यहाँ पर परिभाषित कर दिया बहिष्कार, इसको बहिष्कार कहते हैं। बहिष्कार करने पर सजा क्या होनी चाहिए, ये बात भी बाबा साहब स्वयं लिखते हैं अपने ज्ञापन में। कहते हैं यदि कोई किसी को संविधान सम्मत कार्य करने से रोकता है और बरवश वे कार्य कराता है जिन्हें कानूनन वर्जित कर दिया गया है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी से वह कार्य कराना चाहता है जिसके लिए वह वैधानिक रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता, अथवा कोई किसी के कानून सम्मत कार्य कराने पर उसके शारीरिक, मानसिक, मान मर्यादा, संपत्ति हरण का इरादा रखता है, उसके व्यापार अथवा जीविकोपार्जन से वंचित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दोनों मामलों की गंभीरता से देखकर 7 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही किया जा सकता है। न्यायालय यदि इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने किसी के भड़काने पर अथवा किसी साजिश के तहत अपराध नहीं किया है तथा सामूहिक रूप से बहिष्कार करने में शामिल नहीं है, तो उपरोक्त धारा के अंतर्गत कोई कार्य अपराध की सीमा में नहीं आता। बहिष्कार के लिए दंड, बहिष्कार करने के लिए भड़काने अथवा बढ़ावा देने पर दंड, मतलब व्यक्ति स्वयं अगर बहिष्कार नहीं करता लेकिन बहिष्कार करने के लिए किसी समाज को भड़काता है, किसी व्यक्ति को भड़काता है या बढ़ावा देता है, तो उस पर क्या दंड होना चाहिए, बाबा साहब स्वयं लिखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार के लिए सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता है या प्रकाशित करता है या परिचालित करता है अथवा उक्त आशय से कोई वक्तव्य देता है या अफवाह फैलाता है या उसे प्रकाशित या परिचालित करता है अथवा किसी और तरीके से उक्त बहिष्कार के लिए भड़काता है या बढ़ावा देता है, वह 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड का भागी होगा। व्याख्या उपरोक्त रीति से किए गए किसी कार्य से प्रभावित व्यक्ति या वह व्यक्ति जिससे प्रभावित होने की संभावना हो, जिसके प्रभावित होने की संभावना हो का नाम या किसी प्रकार का उल्लेख न भी किया गया हो परंतु उसके कार्यों का परोक्ष उल्लेख किया गया हो, तो भी इस धारा के अधीन अपराध किया गया समझा जाएगा। बहिष्कार करने की धमकी दंडनीय होनी चाहिए। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से लिखते हैं, बहिष्कार करने की अगर धमकी देता है कि यदि आपने ऐसा कार्य नहीं किया, हमारे यहाँ बेगार नहीं किया, ऐसे में हम आपको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देंगे, इस तरह की अगर कोई धमकी देता है तो उसको भी दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। बादशाह लिखते हैं कि कोई मनुष्य जो कोई कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत है और वह उसे करता है अथवा ऐसे किसी काम को जिसके लिए वह बाध्य नहीं है, तो उससे जो व्यक्ति जोर जबरदस्ती
अनधिकृत कार्य कराएगा अथवा अनधिकृत कार्य से वंचित करेगा या बहिष्कार करने की धमकी देगा तो उसे कैद की सज़ा मिलेगी जो 5 वर्ष तक की होगी या उसे जुर्माना देना होगा अथवा सजा और जुर्माना दोनों भुगतने होंगे। अपवाद उसे बहिष्कार नहीं माना जाएगा। किसे बहिष्कार नहीं माना जाएगा? मान्यता प्राप्त श्रम विवाद पर कार्रवाई। अगर मान्यता प्राप्त है, कोई संगठन है, कोई संस्था है और श्रम विवाद पर कोई कार्रवाई होती है तो उसको हम बहिष्कार नहीं मानेंगे। व्यापारिक प्रतियोगिता के दौरान की गई कार्रवाई। अगर व्यापार के दौरान कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, यानी कि दो व्यापारियों के बीच अगर कोई कंपटीशन है किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी दुकान को लेकर, किसी संस्था को लेकर और उस दौरान फिर कार्रवाई होती है तो उसे हम बहिष्कार नहीं मानेंगे। अब बात भी यहाँ पर जोड़ दिया बाबा साहब ने, टिप्पणी ये सभी अपराध संज्ञेय समझे जाएंगे। शर्त नंबर 3, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। अगले अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शर्त नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने 8 शर्तें रखी मेरे साथियों, उसमें शर्त नंबर 2 क्या है? शर्त नंबर 2 क्या है? आज के अंबेडकर संदेश, पूरा संदेश शर्त नंबर 2 पर ही केंद्रित था। कैसा लगा आज का अंबेडकर संदेश मेरे सम्मानित साथियों? गोलमेज सम्मेलन से हूबहू वाकिफ कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज ये दूसरा दिन है गोलमेज सम्मेलन के क्रम में। आपने अंत तक इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कल कई साथियों ने अंबेडकर संदेश को हमने देखा, अपने अपने जनपदों के ग्रुप पर शेयर किया। मैंने स्वयं उसको देखा। आज भी और निरंतर जब तक कि गोलमेज सम्मेलन के अंबेडकर संदेश चल रहे हैं, आपको हर दिन अपने स्तर से भी अंबेडकर संदेश को प्रसारित करना चाहिए। साथियों, आप सभी प्रबुद्धजनों को चाहिए अवगत कराना है कि जाना चाहिए आपकी इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।